संभाल लेंगे, अंशु मैम देख लेंगे, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आप सभी को पता है कि हम अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और बात करें अपने लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो तकरीबन 6 तरह के होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ है स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल और लास्ट है फुल एंगल। तो ये 6 टाइप्स के एंगल हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ लिए थे। अभी इसका करते हैं फटाफट से रिवीजन, क्योंकि इनके पोल के क्वेश्चन रहते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में नहीं किए थे, वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखूंगी, आपने मुझे बताना है कि वो कितने डिग्री का होता है, उसका मेजरमेंट, ठीक है। राइट एंगल बताइए। मैम 90 डिग्री। ठीक है, जो राइट 90 एंगल डिग्री। होगा वो 90 डिग्री के बिल्कुल इक्वल होगा, ना वो 90 से बड़ा होगा ना 90 से छोटा होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। फिर बात करते हैं हम स्ट्रेट एंगल की। मैम 180 डिग्री। ठीक है, जो आपके स्ट्रेट एंगल होते हैं वो इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, ना 180 से छोटे ना 180 से बड़े, बिल्कुल इक्वल किसके होंगे? 180 के। फिर बात करते हैं फुल एंगल की। 360 डिग्री। मैम 360 डिग्री। ये बिल्कुल इक्वल होता है 360 डिग्री के, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। तो ये तीन चीजें देखिए, 90, 180 और 360 के पास इनके स्पेशल नेम है। 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं, 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, 360 डिग्री एंगल को हम फुल एंगल कहते हैं। अब इससे ही जुड़े हुए कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें रेंज होती है। देखो, ये तो 90 के इक्वल है, ये 180 के इक्वल है, ये 360 के इक्वल है, पर अभी हम 3 टाइप्स के ऐसे एंगल पढ़ेंगे जिनमें रेंज चलती है। रेंज का मतलब इससे छोटे, इससे बड़े, इससे लेस देन, इससे ग्रेटर देन, ऐसे ऐसे वो चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल का। तो बताइए एक्यूट एंगल किस टाइप के एंगल्स होते हैं? मैम 0 से 89 डिग्री की रेंज तक। ठीक है, ये क्या होंगे? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जीरो से ये बड़े होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर ग्रेटर देन जीरो, बट लेस देन, बताएं जरा, लेस देन 89 डिग्री। लेस देन 90। तो अगर कोई 90 डिग्री का एंगल होता है, देखो लेस देन 90 होगा तो एक्यूट में आएगा, 90 का होगा तो राइट एंगल बन जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर 90 से छोटा रहेगा तो एक्यूट में रहेगा, 90 बन गया तो राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लिख लेती हूँ। एक्यूट एंगल आप चाहे तो इसको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, एक्यूट हो गया, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो बताइए ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। मैम ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 ठीक डिग्री। है, इसमें क्या होता है, ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। चलो, फिर अगर कोई एंगल 180 से छोटा है, लेस है, तब तो वो ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में जा रहा है। पर अगर कोई एंगल 180 के इक्वल आ जाए तो वो स्ट्रेट एंगल बन जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट एंगल और फुल एंगल के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। तो रिफ्लेक्स एंगल की रेंज कहां से कहां तक की होगी? ऐसे एंगल्स जो किससे ग्रेटर हो? मैम 180 से ग्रेटर हो और 360 से स्मॉलर हो। हाँ, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360,
ठीक है, लेस देन 360। तो ये होते हैं हमारे 6 टाइप्स के एंगल। तो इनको हमने कर दिया फटाफट से रिवाइज। डिटेल में हमने इसको लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए अभी इतनी डिटेल में इसको नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। जो बच्चों लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, प्लीज आप क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करें, ताकि इस क्लास में आकर के आपको कोई भी दिक्कत ना हो, महसूस ना हो। ठीक है, जैसे अगर अभी आपने इसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ रखी थी। तो राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक्यूट एंगल में वो एंगल्स आएंगे जो 0 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल में वो एंगल्स आते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं, पर 180 से छोटे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल में आता है 180 डिग्री का एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में वो एंगल्स आते हैं जो ग्रेटर देन 180 होंगे और लेस देन 360 होंगे। और फुल एंगल में आता है वो एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात अब कर लेते हैं, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो राइट एंगल की रिप्रेजेंटेशन की। राइट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो यूज की जाती है। एक लाइन यहां पर ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधी, और दूसरी ऐसी बिल्कुल सीधी। ठीक है, लाइन तो चलो यहां पर भी सीधी है, यहां पर भी सीधी है, यहां पर भी सीधी है, यहां भी सीधी, यहां भी सीधी, सभी में लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी है। लेकिन एक डिफरेंस है जो इन सभी में आपको नजर आ रहा होगा 90 डिग्री के एंगल में और बाकी एंगल्स में एक डिफरेंस है। तो बताइए क्या डिफरेंस है वो। सोचिए। मैम एक बार आप दोबारा क्वेश्चन बोलेंगे? क्वेश्चन मैम ये कि है, वो स्ट्रेट है लाइन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो एंगल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं उनमें और इस 90 डिग्री के एंगल में एक डिफरेंस है, वो कौन सा है वो आप अगर बता पाए तो। मैम जो ये ऊपर की तरफ लाइंस आ रही है ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेट है। ठीक है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा। ठीक है, मैं बता देती हूँ दूसरा। देखो, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व बनाई, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कर्व बनाई, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कर्व, इसके लिए भी कर्व, और इसके लिए तो पूरा का पूरा सर्कल। लेकिन 90 डिग्री के एंगल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कोई कर्व नहीं बनती, इसमें भी दो स्ट्रेट लाइंस ही बनती हैं, जैसे कि एक ये और एक ये। ठीक है, तो अभी आपको दिखा बच्चों ये डिफरेंस। यस यस मैम। मैम। कि बाकी सभी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्व कर्व बना देंगे, लेकिन जो ये आपका एंगल है ना 90 डिग्री का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक ऐसी लाइंस बनती हैं, एक ऐसे को और एक ऐसे को। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एंगल की रिप्रेजेंटेशन। तो अगर पहली चीज ये, अगर दोनों लाइंस स्ट्रेट हैं, और दूसरी चीज ये अगर जो आपको एंगल ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल की बात हो रही है। 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे कहा जाता है राइट एंगल। अब हमने अगर देख के ही पता लगाना है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, तो आप देखिएगा कि इस एंगल में आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो, ये जो मेरी एंगल की लाइन है ये इस स्ट्रेट लाइन के बाहर जा रही है या अंदर आ रही है। मैम बाहर बाहर जा रही है। तो अगर 90 डिग्री से कोई एंगल बड़ा होता है तो उसकी ये जो लाइन होती है ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे बाहर की तरफ को जा रही होगी। ठीक है, कब? जब आपका एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा, तो आपकी जो एंगल की लाइन होगी वो बाहर की तरफ को जाएगी। और जब आपका एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा तो जो एंगल की लाइन है वो इस लाइन के अंदर ही रहेगी, इस लाइन से हमेशा कम रहेगी। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन से कम होगा मींस एक्यूट एंगल है, स्ट्रेट लाइन से बड़ा होगा बाहर की तरफ को होगा तो समझ जाना ऑब्ट्यूज एंगल है। और लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट होगी और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे की गई होगी तो समझ जाना कि ये 90 डिग्री का ही एंगल होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, What type of angle is shown below in the figure? आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह का एंगल है जो बन रहा है। तो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और बीच में जो है वो बन रहा है एक एंगल। आपने बताना है ये किस टाइप का एंगल है। इज इट एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल? तो अभी इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको नजर आने ही वाला है। चलो, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाए अपना आंसर वहां पे जाकर के दे दे।
ठीक है, ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास 29 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 11 स्टूडेंट्स अपना आंसर जो है वो दे चुके हैं। फिफ्टीन स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। 7-8 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। सही होता है, गलत होता है, बात की बात है, पर आंसर देना इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर जरूर दें। ठीक है, चलिए। 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है और अपना आंसर देना है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस क्लास में कम से कम 28 या इतने बच्चे थे, उसमें से 25 बच्चों ने आंसर दिया, 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो बच्चों आंसर देना है। ठीक है, बताइए अभी अपनी अपनी तरफ से क्या आंसर है। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि हमने पढ़ा, अगर हमें कभी चेक करना हो कि ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, तो बस एक स्ट्रेट लाइन लगा लो। स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ को अगर एंगल की लाइन जा रही है, तो हम कहेंगे ये इससे बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों की हो चुकी है ऑफ। हाँ जी बेटा। मैं एक बार मेरे को फुल एंगल का दिखा दो पिक्चर। ठीक है, हाँ, ये बेटा आपको फुल एंगल ये वाला दिखिए। ठीक है, जिसमें पूरा सर्कल पूरा गोल बन जाता है, और ये रिफ्लेक्स मैम। एंगल है, ये ऐसे को बनता है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बताइए कि मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। ओके मैम। ओके बेटा, क्लास को एक बार लेफ्ट कर लीजिए। चलो, आपने बताना ये कौन सा एंगल है। यहाँ देखो, आपको 2 स्ट्रेट लाइन दिख रही होंगी और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो इसको देख करके पहचानिए कि ये किस टाइप का एंगल है जो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाए अपना आंसर वहां पर जाके कर दें। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से सुने। देखो, अभी भी कुछ बच्चे क्लास के बीच में से मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, ऐसा ना करें बच्चों। टीचर्स हैं वहां पर, वो संभाल लेंगे, बच्चों को ज्वाइन करवा लेंगे, पर आप क्लास छोड़ के मत जाएं। क्लास पे अपना पूरा ध्यान रखें। इससे क्या होगा, ना आप क्लास ध्यान से अटेंड कर पाओगे, आपका ध्यान वहीं पे लगा रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अंशु मैम है, कृष्ण सर है, स्नेहा मैम है, वो संभाल लेंगे। ठीक है, अभी आप क्लास में आ चुके हो, तो पूरा फोकस क्लास पे रखो। ग्रुप में क्या हो रहा है छोड़ दो। ठीक है, 9:30 बजे तक आपकी तरफ से ग्रुप में कोई भी मैसेज जो है वो नहीं जाना चाहिए। पहले कर लिया करो, क्लास के शुरू में जितने मैसेज करने हैं, जितना बच्चों को बुलाना है बुला लिया करो, पर बीच में छोड़ के क्लास को ना जाया करें। ठीक है, तो अभी 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर कर लीजिए पोल सेक्शन में जाकर के, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, बस देखना है और आंसर देना है। सही होता है, गलत होता है, बात की बात है, ट्राई सभी कीजिए। और बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों, प्लीज अपना अपना आंसर सबमिट कीजिए। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
8 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर कर लीजिए। चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना अपना आंसर। मैम राइट एंगल। मैम ठीक है, ऑप्शन बी। ये हाँ ये राइट एंगल है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि राइट एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, कभी भी कर्व नहीं बनती, हमेशा कुछ इस तरह की दो लाइनें लगा लेते हैं और हम सब समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल जो है वो बन रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे कर्व होती तो हम सोचते थोड़ा, लेकिन यहाँ पे कर्व नहीं थी, यहाँ पे ऐसे ऐसे था, एक लाइन थी, दो लाइंस थी, तो इसलिए हमने कहा कि ये राइट एंगल जो है वो बन रहा होगा। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो फिर से मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ कि ग्रुप में बच्चों आप क्लास के बीच में से मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है, बस यही था मेरा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पे एक ऐसा कुछ वाटरमेलन दिया है, आधा कटा हुआ या एक स्लाइस उसकी, ऐसी उसकी लाइंस बन रही हैं, उस लाइंस में क्या हो रहा है, ऐसा एक एंगल बन रहा है, तो आपने बताना है ये किस टाइप का एंगल है जो यहाँ पर बन रहा है। तो इसका आंसर भी देना है पोल में। तो अभी के लिए पोल आपको नजर आ चुका होगा, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर जाकर के दे दें। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 20 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 31 स्टूडेंट्स क्लास में है, 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड। पांच बच्चे अभी भी रहते हैं। मैम मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप क्वेश्चन बोल देंगी? पर बेटा आपको इसके लिए देखना पड़ेगा स्क्रीन पे, क्योंकि एक फिगर बनी है ना, तो आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें, क्या पता आपको शो हो जाए स्क्रीन। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, 1 मिनट में भी यहाँ से क्या करती हूँ, इसको फिर से रीशेयर करती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। अभी मैं फिर से स्क्रीन को रीशेयर कर रही हूँ। अभी देखो। अभी स्क्रीन नजर आ रही है क्या, अभी बताएं। नो मैम अभी भी नहीं आ रही। तो बेटा मैंने फिर से इसको रीशेयर किया है, बाकी बच्चों को नजर आ रही है क्या। यस मैम आ रही है। तो इट मीन बेटा आपकी तरफ यस मैम नजर आ रही है। हाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा। ठीक है, तो अभी आप उसको ट्राई करें, तब तक के लिए हम देखते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर है ना, तो इसमें रिपीट मैं नहीं कर पाऊंगी, उस फायदा नहीं होगा। एक वाटरमेलन सा कट के बना हुआ है और पूछा है कि बताओ इसमें कितने, कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एक्यूट, ऑप्शन नंबर बी है राइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन नंबर डी है ऑब्ट्यूज एंगल। वाटरमेलन की स्लाइस जैसे पिज्जा की स्लाइस होती है, वैसे उसकी स्लाइस कट के बनी है, और आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैं पोल भर रही हूँ। ठीक है बेटा, ऑप्शन सुन लीजिए फिर से। एक्यूट एंगल है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है राइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन नंबर डी है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अभी 28 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं और अभी भी 2-3 बच्चे रहते हैं, तो अभी कर लेते हैं 5 सेकेंड्स का वेट। 5, 4, 3, 2, 1।
पोल हो चुका है बच्चों एंड, और 29 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था, और अभी आपको नजर आ रहा होगा शायद इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन। हाँ, बताइए अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या मैम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल, सॉरी राइट एंगल बनाए, तो राइट एंगल की लाइन से अंदर की तरफ वो लाइन आ रही है, तो हम कहेंगे ये इससे छोटा है, और छोटा होता है तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी के लिए आपकी चैट फिर से होने वाली है ऑफ, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी बताएं बेटा शुभलक्ष्मी, आपको अभी स्क्रीन नजर आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है? अगर आप क्लास में हैं तो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन, इसको ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहले तो इसको जूम करके देखना पड़ेगा पूरे को, क्या लिखा गया है, फिर ऑप्शंस को भी जूम करके देखना है अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, पर जल्दबाजी ना करें, रिस्क नहीं लेना है फालतू में, जो है वो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो मैं पहले बता देती हूँ। पहला आपको लिखा गया है नंबर 1 60 डिग्री। 60 डिग्री के आगे लिखा गया है ए, स्मॉल ए अल्फाबेटिकली, और उसमें आगे लिखा गया है स्ट्रेट एंगल। पहला है 60 डिग्री, 60 डिग्री के आगे लिखा है स्ट्रेट एंगल। दूसरा है नंबर 2 है 90 डिग्री, 90 डिग्री के आगे लिखा है ऑप्शन बी रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है थर्ड 180 डिग्री, 180 के आगे लिखा हुआ है राइट एंगल, और उसके बाद फोर्थ है 270 डिग्री, 270 डिग्री के आगे लिखा गया है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये ए बी लिखा है, पर ये ABCD है। तो आपने बताना है किसका मैच किसके साथ होगा, ठीक है। अच्छे से इसको देख लो, जूम करके देख लो अपनी स्क्रीन को, उसके बाद ऑप्शंस भी अच्छे से जूम करके देख लेना, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पोल में आंसर देना है। अभी 8:54 हुए हैं, हम 8:56 तक वेट, 6 का 7 तक वेट कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसका आंसर दीजिए, अच्छे से देख लो, जूम करके स्क्रीन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और अभी अपना आंसर देना है, जल्दबाजी में गलत ना करें, टाइम की कोई मैम क्या आप बता सकते हैं ये जो ऑप्शन में ये एरो है क्या? मतलब ये जो ऐसे बना है ये वाला, यस मैम। हाँ ये एरो है। ओके मैम। और ये थोड़ा आपको नीचे दिख रहा होगा, पर ये डी ऑप्शन है, ये सी है, ठीक है। ये इसको थोड़ा, ये मिट गया यहाँ से ना, इसको भी ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे एक्यूट एंगल लिखा गया है। हाँ, मैंने कहा था कि 57 तक हम वेट करेंगे, 8:55 हुए हैं, अभी पूरे 2 मिनट आपके पास है। बहुत होते हैं 2 मिनट, हमें लगता है कि जल्दी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। आराम से अपना क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा, मतलब 10 सेकंड का। मैं देखूंगी पहले कि हाँ बच्चों के आंसर्स आए भी या नहीं, उसके बाद ही पोल एंड करने की तरफ जाएंगे, नहीं तो और टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें, जूम करके देख लें अच्छे से इस टेबल को भी और अपने ऑप्शंस को भी, उसके बाद ही आपने अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देना है। ठीक है, 17-18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। उन्नीस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 29 स्टूडेंट्स है, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। तो हैंड रेज वही करें जिन्होंने आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो हैंड डाउन रखें, ठीक है। ट्वेंटी 24 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 5 बच्चे, सॉरी
6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। थोड़ी देर में पोल हम एंड करने वाले हैं, क्योंकि 57 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम पोल एंड करने की तरफ बढ़ेंगे। 25 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, ठीक है। मैम मैंने भी आंसर नहीं दिया, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1 मिनट रुक जाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। और भी अगर कोई है तो साथ में आप भी बच्चों कर लीजिए इसको सॉल्व। जब आपका हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है जी आप। और बाकी जो भी बच्चे रहते हैं 3-4, वो भी अपना अपना आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। 26 बच्चों ने आंसर दे दिया, तो अभी एक और स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो 9 बजे तक का हम वेट करेंगे बच्चे, फिर पोल को एंड करेंगे। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, चैट में अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इसको, 6 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को, तो अभी कोशिश करें इसका आंसर देने की। चार स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो बच्चों आप भी तब तक के लिए अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 27 स्टूडेंट आंसर दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो मैम हो चलिए अभी गया। कर लेते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6। मैम वेट फॉर अ मिनट प्लीज। बेटा कोशिश कीजिएगा जल्दी आंसर देने का, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इसी क्वेश्चन में। अगर पोल में नहीं हो पाएगा तो आप चैट में दे दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों जल्दी कर लिया करिए, 8:54 से आपको टाइम दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में चलिए आपको टाइम दे दिया, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपको टाइम दिया जाए कोशिश करें कि उतने में हो जाए, या उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अभी देखिए तो 6-7 मिनट इसी क्वेश्चन में चले गए। अभी वो क्लास से लेफ्ट। ठीक है, तो अभी अगर हम 5 सेकंड का वेट कर रहे हैं बेटा, अगर आप पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप चैट में अपना आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नो मैम मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा जल्दी कर ले बेटा। 60, 1 मिनट, राइट एंगल, 1 मिनट, सेकंड का सी है। मैम डन। ठीक है, तो चलिए अभी पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा, और चैट भी ओपन हो चुकी है, आप सभी अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? मैम ऑप्शन बी। मैम बी।
नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि इसको मैच करते हैं। 60 डिग्री हमें पता है ये एक एक्यूट एंगल है, तो 1 का जो मैच हो जाएगा वो हो जाएगा डी के साथ। बी है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मैच हो जाएगा सी के साथ, सेकंड का हो जाएगा सी के साथ, और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है उसका हो जाएगा 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, तो इसका हो जाएगा ए के साथ। और बात करें अगर ऑप्शन फोर्थ की, तो 270 डिग्री जो है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है, तो फोर्थ का हो जाएगा बी के साथ। तो ए डी, सेकंड सी, थर्ड ए, फोर्थ बी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, जो है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। उससे पहले मुझे बताइए कि लाइन क्या होती है। मैम लाइन ना पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो कि इनफाइनाइट होता है। लाइन क्या होता है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं तो हमें एक लाइन जो है वो मिलती है। और ये क्या लाइन का कोई एंड होता है? नो मैम इनफाइनाइट होती है। ये क्या, ये कहां तक जाएगी? तो इन्फिनिटी तक जाएगी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो इसे हम कहते हैं लाइन, जो इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है और इसका कोई एंड नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ टाइप्स की। पहला टाइप है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? कुछ भी नहीं, अगर एक लाइन यहां से ऐसे को जा रही हो और दूसरी लाइन कहीं से आकर के उसको क्रॉस करती हुई चली जाए, तो हम कहेंगे इन लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, एक दूसरे को काट लिया। ठीक है, टच कर लिया, काट लिया, इंटरसेक्ट कर लिया, तीनों एक ही चीजें होती हैं, तो इसे कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइंस क्या करें, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर ले। ऐसे यहां पर लिखा गया, इफ टू लाइन हैव अ कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है, जिस कॉमन पॉइंट पे आके ये आपस में टकरा जाती हैं, उसी को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है L1 एंड L2, और इसमें कॉमन पॉइंट जो है वो पॉइंट O है। ठीक है, तो ये था इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। बस सिंपल है, ऐसे ऐसे करके जो भी क्रॉस हो गया उसे हम कहेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बात करते हैं इनके डेली लाइफ एग्जांपल की। तो हमने सीजर देखी है, सीजर में भी हमें कुछ ऐसा ही लगता है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो, है ना। बात करें टेबल के इस मतलब इसके पैरों की या फुट की, तो यहाँ पर भी लग रहा है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। बात करें इस रोड की, तो ये रोड भी हमें लग रहा है कि ऐसे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, विच इसके एग्जांपल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप है पैरेलल लाइंस का। ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। एक लाइन अगर ये है और एक लाइन अगर ये है, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। क्यों ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाती, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि एक एंगल, एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इज फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर हम बात करें एंगल की, कि पैरेलल लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो हमें पता है 0 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि जब तक लाइंस मीट नहीं करती तब तक उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता, इसलिए हमने कहा इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये लाइंस आपस में मीट करती होती तो कोई ना कोई एंगल बनता। इन्होंने एक दूसरे को टच ही नहीं किया, मिले ही नहीं, तो एंगल भी नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखना है पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा 0 डिग्री का एंगल होता है। अब बात करते हैं कि ये आपस में कभी मीट क्यों नहीं करती हैं। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ये हमेशा सेम रहता है। अगर यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस ही कम नहीं हो रहा, तो ये इंटरसेक्ट कैसे होंगी? अगर ये इतनी ही दूरी पे, इतनी ही डिस्टेंस पे साथ साथ चल रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं हो पाती। अगर क्या होता, अगर हम कहते कि पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो एक इक्वल नहीं है, तो क्या हो रहा होता, एक लाइन ऐसी होती, दूसरी लाइन ऐसी होती, है ना। यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे घटते घटते वो 2 सेंटीमीटर हो जाता। और अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट हो ही जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये आपस में इंटरसेक्ट हो गई। पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये है सबसे बड़ा रीजन पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्ट ना होने का। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या थी? जो आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, एक दूसरे को काट ले, वो इंटरसेक्टिंग। और पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? जो एक दूसरे के साथ साथ तो चलती हैं पर इंटरसेक्ट
कभी नहीं होती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आपने कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी होगी। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनको कैसे लिखा जाएगा? पहले फर्स्ट लाइन लिख लो, फिर सेकंड लाइन लिख लो, बीच में पैरेलल लाइंस का ऐसे एक सिंबल बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे यूवी लिख दिया है, YZ लिख दिया है और बीच में पैरेलल लाइंस का एक सिंबल बना दिया, तो हमें समझ जाएंगे कि आपस में पैरेलल है। फिर देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल इन्होंने सेट दिया है कि ऐसी एक फिगर बनाई जाती है और यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर भी एक एरो है, यहाँ पे डबल एरो है, यहाँ पर भी डबल एरोज है। तो इसका क्या मतलब होता है? आपने अपनी बुक में भी देखा होगा बहुत बार, ऐसे यहाँ पे आपको शो किया जाता है, या फिर अगर एरो नहीं होते हैं तो कुछ इस तरह का होता है। अगर एरो आपको यस मैम। अपनी बुक में नहीं दिखे होंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, यस मैम। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, दो लाइंस यहाँ, दो लाइंस यहाँ। तो इसका मतलब ये होता है जिस जिस लाइंस में एक एरो है वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और जिस जिस लाइन में डबल एरोज हैं वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो इट मींस ए बी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है, इन दोनों में एक एक एरो था तो ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, बी डी और ए सी में डबल एरोज थे तो बी डी पैरेलल हो जाएगी ए सी के। तो बस यही था पैरेलल लाइंस के बारे में, जो साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। इसके कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक विकेट है, ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस के एग्जांपल है, ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये जो लिफ्ट के यहाँ पे ये जो हैंडल्स हैं, ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। और ये जो गेट की ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये भी क्या है? पैरेलल लाइंस का ही एग्जांपल है। फिर बात करते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस भी ऐसी लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर इसमें खास बात ये है कि जब ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होना चाहिए, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहती है जैसे मर्जी इंटरसेक्ट करो, जितने मर्जी डिग्री का एंगल बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परपेंडिकुलर लाइन ने कहा कि इंटरसेक्ट तो मैं भी करूंगी पर मुझे एंगल हर बार 90 डिग्री ही चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही फर्क होता है, वो फर्क होता है एंगल्स का। इंटरसेक्टिंग लाइन में जो मर्जी एंगल, पर परपेंडिकुलर में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको नजर आ गया वर्ड परपेंडिकुलर, समझ जाइएगा कि एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मैम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। L1 और L2 हम कहेंगे कि L1 और L2 क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी और पी क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का सिंबल होता है उल्टा टी। ठीक है, टी को ऐसे, टी ऐसे लिखते हैं ना, टी को उल्टा करके लिख दो तो वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। क्या ये शो करता है कि एक लाइन नीचे ऐसी थी, एक लाइन इसके ऊपर से आई और 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इसे कहते हैं सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। वैसे ही UV इज परपेंडिकुलर टू YZ। तो ये थी हमारे पास तीन लाइंस। पहली थी, अच्छा पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेली लाइफ एग्जांपल, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो हमारी बुक्स के कॉर्नर होते हैं उन पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब घड़ी में 3 बज रहे हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस खिड़की के सभी कोनों में भी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। पहली थी पैरेलल, जो साथ साथ चलेंगी पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो हमेशा 0 डिग्री का बनेगा। फिर है परपेंडिकुलर, जो इंटरसेक्ट तो होगी लेकिन कितने डिग्री के एंगल के साथ? तो 90 डिग्री के एंगल के साथ। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो बस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाती हैं। एंगल के बारे में कोई फिक्स नहीं है, जितने मर्जी डिग्री का एंगल जो है वो बन सकता है, डिपेंड करता है कि लाइन जो है वो किस पॉइंट से कट कर रही है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर बढ़ते हैं हम पोल में। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। ठीक है, देखो अभी हमें पता है कि ये एक लाइन है। हमें ये भी पता है कि लाइन जो है वो अपने आप को कहीं तक भी बढ़ा सकती है। एरो मैंने यहाँ पे लगाया है,
मैंने इस लाइन को यहाँ पे रोक दिया, पर क्या ये यहाँ पे रुक सकती है? नहीं, क्योंकि फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये यहाँ से आगे को बढ़ाई जा सकती है और ये भी यहाँ से आगे को बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर ऐसी कभी लाइंस हो और आपको पूछा जाए कि क्या वो इंटरसेक्ट कर सकती है, तो हाँ, जरूर कर सकती है, क्योंकि लाइन कभी रुकती नहीं, उसको हम रोक नहीं सकते, वो आगे तक जाएगी और इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि लाइंस को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। कभी भी आपको पूछा जाए दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, तो उनको बढ़ाओ, जहां तक आप उनको ले जा सकते हो आगे तक, वहां तक उनको बढ़ाओ और देखो इंटरसेक्ट हुई या नहीं हुई। तो चलिए अभी इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पोल में। अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कोशिश कीजिएगा टाइम लिमिट के अंदर इस बार सॉल्व करने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस? आपने बताना है इन चार ऑप्शंस में से परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं। ध्यान से देखिएगा, वर्ड आ चुका है परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल ध्यान आपने रखना है कि क्या कैसी होनी चाहिए, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ठीक है। आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर वहां पर जाकर के दे दें। परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, वो कौन सी है वो आपने बताना है। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 12 बच्चों के, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 28 स्टूडेंट्स हैं। सिक्सटीन 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस देखना है और बताना है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब बस देखना है हमने कि परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, कौन सी वाली लाइन उसकी तरह लग रही है, और अपना आंसर आपने देना है। 20 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 9 बच्चे, सॉरी 9 नहीं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज अपना आंसर कर दें। 22 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करें। 10। मैम हाँ जी बेटा। मैम मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा। बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। स्क्रीन का इशू होता है, या तो नेट का इशू हो या नेटवर्क का इशू हो, ठीक है। तो क्लास को लेफ्ट कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अभी देखिए, अभी स्क्रीन आ रही है बेटा। अंजलि, अभी आपकी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? ठीक है, अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताएं सभी अपना अपना आंसर। मैम बी। राइट आंसर, क्योंकि यही परपेंडिकुलर है। कैसे पता लगा? पहली चीज, एक तो ये इंटरसेक्ट कर रहा था, दूसरी चीज एंगल जो बन रहा था वो 90 डिग्रीज का बन रहा था। तो दो चीजें इसके पास थी जिससे हमने पहचान लिया कि यही है जो परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस? इन चारों ऑप्शन में से पैरेलल लाइंस कौन से, ये आपने बताना है। लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर पैरेलल। चलिए, तो अभी आपको पोल नजर आने वाला होगा, तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। चलो, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं ढूंढिए और बताइए पोल में।
जिन बच्चों का भी देखो स्क्रीन का इशू आता है ना बेटा, कोशिश किया करें कि जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन आप अपना इंटरनेट जो है वो बचा के रखा करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नेट की कमी से भी या नेट खत्म होने वाला हो उस कारण से भी स्क्रीन नजर आना बंद हो जाती है ना, क्योंकि हमारा नेट उतना नहीं होता कि हमें स्क्रीन शो हो पाए, और क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं तो इसलिए नेट ज्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपना नेट बिल्कुल बचा के रखा करें। और एक होता है नेटवर्क का इशू, कि आपके फोन में नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा हो। तीसरा इशू होता है ऐप अपडेट ना हो, तो भी आपको इशू ये आ सकता है स्क्रीन ना नजर आने का। ठीक है, तो अभी 27 स्टूडेंट्स क्लास में हैं और 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, अजी बेटा आप कुछ कह रहे हैं? फोर, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना अपना आंसर। मैम ऑप्शन डी। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, आपस में जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो उन्हीं को कहा जाता है पैरेलल लाइंस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अभी पोल में ही, तो उसे भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। ये अगर आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो आपने बताना है इनके बीच में कितना एंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल्स होता है परपेंडिकुलर लाइंस के बीच, ये आपने बताना है पोल में। चलिए ठीक है, 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर देने की कोशिश करें। आपने बताना है कि परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म होता है, कितने डिग्री का एंगल जो है वो बनता है। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 27 बच्चे क्लास में हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी अपना आंसर दे दीजिए। 27 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। ठीक है, 21 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी रहते हैं 6 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स आई थिंक। हाँ, कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए। मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन डी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यही डिफरेंस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, कि तो है इसमें हमेशा ही 90 डिग्री होगा, इसमें कभी भी फिक्स नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम कर लेते हैं। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ ही है आई थिंक। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनमें से
कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी हुई है, वो आपने बताना है। तो पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाएं अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 26 बच्चे क्लास में हैं, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। माइक ऑफ रखिए बच्चों अभी के लिए। 16 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करें। 26 बच्चे क्लास में हैं, 26 में से 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी आंसर नहीं किया है। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। तो बताइए अपना आंसर। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, बाकी कोई भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये सभी कैसी लाइंस हैं? मैम पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये पैरेलल है। अगर आप इसको आगे तक बढ़ाते भी जाओगे तब भी ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। सेम इस केस में भी ऐसा हो रहा है और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ये था टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और टाइप्स के एंगल कर लेते हैं। देखो अभी तक जो हमने एंगल्स पढ़े वो सभी सिंगल सिंगल थे, है ना। जैसे कि 83 डिग्री का एंगल किस कैटेगरी में आएगा, जैसे हमने ऐसे पढ़ा था 83 डिग्री किस कैटेगरी में आएगा, 115 किस कैटेगरी में आएगा, 90 डिग्री किस कैटेगरी में आएगा। तो ये सिंगल सिंगल एंगल्स थे। अब से जो हम एंगल्स के टाइप पढ़ने वाले हैं वो सभी एंगल्स आपको पेयर में ही मिलेंगे, वो बिना पेयर के नहीं मिलेंगे, वो आपको पेयर्स में ही मिलेंगे। तो सबसे पहले जो एंगल्स है, पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं इसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो ही एंगल्स होंगे। किस तरह के वो होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है। व्हेन द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर हमें आंसर हमेशा ही 90 डिग्री मिलता हो, हम कहेंगे कि वो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताएं, मैम 45 प्लस 45। जैसे कि पहले देखो, पहले लिखते हैं हम 60 प्लस 30, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। तो हम कहेंगे 60 और 30 एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इसमें सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसा एंगल बताओ जो अपने आप का ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो वो होता है 45, है ना। क्योंकि 45 में जब 45 को ऐड करोगे तो हमारे पास 90 आ जाता है। तो हम कहते हैं कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने आप का ही कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। 45 इज द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? मैम 65। 65। मैम 65। तो वैसे आप इसको चेक ऐसे भी कर सकते हो ऐड करके, या फिर अगर आपको नहीं ऐसा मतलब करना है तो आप क्या करोगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा उसको आप 90 में से माइनस कर देना। मुझे पूछा है 25 का कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिनको ऐड करके 90 आए, तो मुझे पता है कि सम आना चाहिए 90। उनमें से एक अगर 25 है तो दूसरे को निकालने के लिए सिंपल है, जो चीज गिवन है उसको 90 में से माइनस कर दो।
ठीक है 65। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 65 डिग्रीज और इनको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और इनका सम जो है वो कितना होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। दो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करने पे हमेशा कितना आए 90 डिग्री। और दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स। ये जो एंगल होते हैं ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, कभी भी आपको कोई अकेला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिखेगा। ठीक है यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 27 में 63 ऐड करो तो 90 डिग्री आ जाएगा। If the value of one of the two complementary angle is 68 degree, then find the other angle। ये कह रहे हैं अगर दो complementary angles हैं, उन दोनों में से अगर एक 68 डिग्री का है तो दूसरे एंगल बताइए, दूसरा एंगल कितने डिग्रीज का होगा। मैम 22। मैम 32 का आपने क्या कहा, फिर से कहें। 22। देखो यहाँ मैम पर कट कर दिया, 22 डिग्री। 2 आ गया, 8 में 6 के 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 22 डिग्री। तो मैम हाँ, ठीक है 22 डिग्री। 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 22 है और 22 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 68 डिग्री है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री एंगल भी बिल्कुल सेम है, फर्क कहाँ आएगा तो इसके सम में। सप्लीमेंट्री का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का सम जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। बस ये चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी इनके डिफरेंस में, कि कभी पूछा जाए सप्लीमेंट्री तो कितना आना चाहिए उसका सम मैम 180। और पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट्री 180। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90। मैम 90। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हमेशा पेयर्स में होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके 180 आए उन्हें हम कह देते हैं कि वो सप्लीमेंट्री है। जैसे कि 60 में 120 ऐड किया तो हमारे पास 180 आ गया, तो हम कहेंगे ये कैसा एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम C इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ताकि मुझे ये पता लग सके अभी कितने बच्चों को डाउट है, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से करेंगे, पर अभी के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ये जो आपको यहाँ पे एंगल्स दिख रहे हैं ये किस टाइप के एंगल्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, इंटीरियर अल्टरनेट है या एक्सटीरियर अल्टरनेट है। ये दो तो हमने अभी पढ़े ही नहीं, तो इसमें तो क्या ही बता पाएंगे। तो बाकी आप देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, इनको ऐड करो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर देना है पोल में, जो कि अभी ओपन हो चुका है। आप सभी जाइए अपना आंसर दे दीजिए, ये किस तरह के एंगल्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 12 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 15 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 24-25 बच्चे हैं, जिसमें से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी काफी अच्छा कर रहे हैं। आपने बताना है ये दो एंगल किस टाइप के हैं। 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना आंसर देने की कोशिश करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैम ऑप्शन ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्योंकि अगर हम इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है मैम 90। 90 डिग्री। तो जिनको भी ऐड करके 90 डिग्री आता है वो आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री नहीं था, ये दोनों हमने अभी पढ़े ही नहीं थे, तो ये तो होंगे ही नहीं। इन दोनों में से वैसे डिसाइड करना था, तो इन दोनों में से वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जुड़े हुए पोल के क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए किसी का डाउट अगर इस क्लास को लेकर के है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। मैम आप इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन बता दें।